अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की थी मैं उनको शॉर्टली डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि हम लोग फर्दर टॉपिक के साथ कंटिन्यू कर सकें। जैसे जैसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल की तरफ जाएंगे हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स एग्जिस्ट करते थे, जिनमें से हमारे पास वन ऑफ द बोहर मॉडल था। बोहर मॉडल के मुताबिक जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो प्लैनेटरी लाइक सिस्टम है, जिसमें जो न्यूक्लियस है कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स, जो कि और सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट डिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। उन स्पेसिफिक जो डिस्क्रीट डिस्टेंस है हम लोग एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं और उनको ऑर्बिट्स का भी नाम देते हैं। इन ऑर्बिट्स को हम लोग ग्रुप की फॉर्म में एनर्जी बैंड्स का नाम देते हैं और इन एनर्जी बैंड्स को ही हम लोग शेल्स का नाम देते हैं। इन शेल्स को हम लोग 1 2 3 या KLM की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो शेल 1 है, शेल 2 है, शेल 3 है, वो न्यूक्लियस के नियरेस्ट वन होंगे। अब जो पॉइंट है वो जो शेल 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल 2। और लेकिन ये जो शेल 1 वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होंगे एज कम्पेयर टू दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन द कमिंग नेक्स्ट कमिंग शेल्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर पाए जा रहे हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद किसी एक्सटर्नल सोर्स से वो एटम की विसिनिटी के अंदर फ्रीली मूव करते हैं और यही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फर्दर फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब, केमिकल रिएक्शंस और बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। और वन अनदर थिंग जो हम लोगों ने डिस्क्राइब थी वो थी कि जब एक जो तमाम एटम्स हैं नेचुरली वो न्यूट्रल एटम है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो सेम है। जब कोई इलेक्ट्रॉन सेम है तो मतलब उनके ऊपर जो नेट चार्ज है वो न्यूट्रल है। जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अपने वैलेंस शेल से बाहर जाता है तो पीछे जो उनकी न्यूट्रलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, सो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रिवेल कर देता है, सो वो पॉजिटिव आयन कहलाता है। सिमिलरली जब कोई एटम कोई सराउंडिंग में जो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी और एटम का जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बाहर निकला था, उसको ये एटम अगर ऑब्जॉर्व कर लेता है तो उसकी जो सराउंडिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रिवेल कर देता है, तो इसको हम लोग नेगेटिव आयन का नाम देते हैं। और जो एस्केप्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो वंस यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इस एटम से बाहर चला जाएगा लेकिन विद इन मटीरियल रहेगा, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। अब हाँ, इन शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो हम लोग इस फार्मूला की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शेल जो स्मॉल एन है वो शेल को रिप्रेजेंट करता है और एन ई जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एनालॉजी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि नंबर ऑफ शेल्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो पहला शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल जो होगा वो 8 होंगे, 18 32 एंड सो ऑन। जो वैलेंस शेल होगा उसके अलावा जितने भी इंटरनल शेल्स होंगे वो तमाम के तमाम कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। सो अनदर कंसेप्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था दैट वाज कोर। कोर क्या थी कि जो एटम का न्यूक्लियस जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, जिसको वो उसके साथ अपने साथ बाउंड करके रखता है, बाइंड करके रखता है, वो उसकी कोर कहलाती है। इसका फार्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल। तो वो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इसके इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करें 14 में से तो हमारे पास रिमेनिंग 4 बचेगा, तो इसका कोर 4 है। इसमें आपके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो कोर है वो आपके पास +1 होगा। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास कंसेप्ट है बेस्ड अपॉन दिस एनालॉजी
कि जो इनर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी जो है वो कम है, लेकिन टाइटली बाउंड टू द एटम और न्यूक्लियस हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल या फार अवे शेल्स हैं, उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, और वो लेस टाइटली बाउंड होंगे टू द न्यूक्लियस। और जो लास्ट वाला शेल होगा जिसमें उसको हम लोग वैलेंस शेल का नाम देंगे, और वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स से वो हीट हो सकती है, वो रबिंग हो सकती है, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज हो सकता है, उसकी मदद जब हम लोग उसको सोर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एटम की विसिनिटी हदूद से बाहर चला जाता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए, उस मटेरियल की कंडक्टिविटी एंड etc। और इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद के ऊपर, उन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद के ऊपर, या उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग मटेरियल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है वो कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स के अंदर जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट डजंट मीन के एक एटम की जब आप लोग सपोज ये आपके पास कॉपर है, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये आपके पास कंडक्टर है, तो दैट डजंट मीन कि इसके जो वैलेंस शेल के अंदर 5 10 20 जो है ना कोई एक ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। लेकिन होता ये है कि जब कॉपर मटेरियल के अंदर बिलियंस ऑफ एटम पड़े हुए हैं, तो हर एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनर शेल्स। और जो है सो ये जो इनकी अवेलेबिलिटी होती है फॉर कंडक्शन वो ज़्यादा होती है। सो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो कंडक्टर्स के अंदर हैं वो आपके पास मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट कैन इजीली ब्रेक अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिकॉज यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो इसके ऊपर जो कोर है वो कम है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो जो फोर्थ शेल बन रहा है, और इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनर शेल, और इसके ऊपर जो कोर भी है वो कम है। सो और दूसरा ये फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, ये लेस टाइटली बाउंड है। सो इसको इस एटम की विसिनिटी से निकालने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिसकी मदद से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। सो conductor material has many free electrons that when move in same direction make up current। जब इनको हम लोग को एक डायरेक्शन दे देते हैं तो ये करंट बनाते हैं, जिसकी एग्जांपल जो है कंडक्टर की वो ये वाली है। फर्दर जो है हमारे पास इंसुलेटर्स हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन जो है ये मटेरियल जो है वो करंट को कंडक्ट नहीं करते। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मली जो है वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, और इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बहुत कम होती है। और यही वजह है कि वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। और जो मोस्टली इंसुलेटर हैं, गुड इंसुलेटर जो हैं वो नॉर्मली कंपाउंड नेचर के अंदर है, मतलब वो उन्होंने कोवलेंट आयनिक बॉन्ड बना के दूसरे एटम्स के साथ कंपाउंड नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब there are some kind of semiconductor so there are some kind of material which are either neither good conductor nor insulators। और वो नॉर्मली जो है वो सिंगल एलिमेंट जो है, सिंगल एलिमेंट से मुराद वो कंपाउंड नेचर के अंदर नहीं है। वो ऑल अलोन जो है सिंगल एलिमेंट जो है वो सिलिकॉन जर्मेनियम और कार्बन वगैरह हैं। जो कंपाउंड फॉर्म में भी सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड etc। सो इसके अलावा सिंगल एलिमेंट कंडक्टर जो होते हैं वो नॉर्मली वो वाले एटम्स हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर या वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 4 है। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 4 है। अब मैं इसको फिर से एलेबोरेट कर, कंडक्टर जो हैं वो उनकी आउटर मोस्ट शेल के पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, और वो लेस टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। उस वजह से वो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि हम लोग उसको एटम की विसिनिटी से बाहर निकाल सकें और फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकें। और फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे बनेगा तो उसको कोई ना कोई डायरेक्शन दे के विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, तो उसको हम लोग एक डायरेक्शन में मूव करवा के करंट बना सकते हैं।
सिमिलरली जो इंसुलेटर हैं इसके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस हैं। सो उस टाइटली बाउंड नेचर को ख़त्म करने के लिए आपको एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा सोर्स सप्लाई करना पड़ता है, और वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम लोग वो सोर्स सप्लाई करते रहते हैं उसकी एक्सटर्नल सोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ वो जो उसका टाइटली बाउंड नेचर है वो जैसे ही ब्रेक करती है तो वो एटम इटसेल्फ ब्रेक कर जाता है और हमारे पास वो चीज़ जल जाती है। सो इन बिटवीन ऑल दिस सेमीकंडक्टर सॉरी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर देयर आर सम मटेरियल्स जिनके ऑटोमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, और सिंगल एलिमेंट जो हैं उनमें सिलिकॉन है, और वो ना ही अच्छे कंडक्टर हैं ना ही अच्छे इंसुलेटर हैं। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि एक शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में स्पेसिफिक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं वो मिल के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो हैं वो ऑर्बिट्स हैं, और ऑर्बिट्स एक ग्रुप की फॉर्म में मिलके एक शेल बनाते हैं, और शेल जिस एनर्जी रेंज को या बैंड को क्रॉसपोंड करता है वो हर शेल का जो है डिफरेंट होता है। अब सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर यानी कि लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी बैंड बनता है उसको हम लोग वैलेंस बैंड का नाम देते हैं। और वंस जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एटम की विसिनिटी से बाहर जाता है तो देन वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी बैंड को कोरोस्पोंड करता है या जिस एनर्जी बैंड के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं। अब जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कंडक्शन बैंड में गया है उस एनर्जी को हम लोग एनर्जी गैप का नाम देते हैं। This is the amount of energy required by a valence shell to jump from valence band to the conduction band. एंड बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टीज हम लोग इंसुलेटर सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स को डिफाइन करेंगे। अब इसमें होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो कि एनर्जी गैप की इक्वल होगी वो एब्जॉर्ब करने के बाद कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो देन वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और वो मटेरियल के अंदर जो है ना वो फ्रीली मूव कर सकता है, वो एटम के साथ बाउंड नहीं रहता। अब जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके दरमियान इस एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम लोग इसको अटेन भी कर लें तो उसके बाद जो इसका इंसुलेटर का अपना स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो चीज़ जल जाती है। जैसे लकड़ी है या प्लास्टिक है तो उसको आप एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई करेंगे तो वो चीज़ का अपना स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो है सेमीकंडक्टर, उसके दरमियान जो एनर्जी गैप की वैल्यू है वो बहुत कम है, यानी कि हम लोग लिटिल बिट ऑफ एनर्जी अप्लाई करके इवन जैसे हम लोग हैंड को रब करने के बाद रब करते हैं तो वो भी एनर्जी जो है प्रोवाइड करने के साथ अगर हम लोग सेमीकंडक्टर को रब करेंगे तो उस मटेरियल के सेमीकंडक्टर मटेरियल के जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जम करके कंडक्शन बैंड के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स के अंदर हमारे पास चूंकि जो वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो लेस टाइटली बाउंड होते हैं, सो इस वजह से उनके लिए जो एनर्जी है वो बहुत कम रिक्वायर्ड होती है ताकि उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाया जा सके। और नॉर्मली हम लोग जब इसको बैंड स्ट्रक्चर में इस तरह से शो करवाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि क्योंकि उनको जस्ट लाइक कह लें कि एनर्जी का इशारा ही चाहिए होता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो इस वजह से हम लोग कंडक्टर्स के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को मर्ज कर देते हैं आपस में, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू जो है ना या एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। सो इस वजह से दीज आर द एनर्जी बैंड्स, और इन एनर्जी बैंड्स की मदद से भी हम लोग इन मटेरियल्स की नेचर को और इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम लोग दो मटेरियल्स को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब अगर सपोज करें हम लोगों ने सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को कंपेयर करना हो कि इनमें से बेटर कौन सा है, तो हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स की मदद से इनको भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास सिलिकॉन एटम है जो कि एक सेमीकंडक्टर है, इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
कॉपर जो है वो हमारे पास कंडक्टर है और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इस एटम की कोर कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर मोस्ट शेल, और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्लस 8 ऑन, ये माइनस करेंगे तो उसकी कोर प्लस 4 आ जाएगी। कोर प्लस 4 का मतलब क्या है कि जो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा है, ठीक है। और ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को इसकी विसिनिटी से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी गैप की वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगी, ताकि हम लोग इनको कंडक्शन बैंड में ले जाके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना के इस मटेरियल में से करंट को क्या कर सकें, फ्लो करवा सकें। सो यहाँ पे हमें मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एस्केप करवा सके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस, जहाँ पे अगर हम लोग ये सपोज करें 29 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें से 28 माइनस होंगे, 2 प्लस 8 प्लस 18, तो ये 28 हैं। तो 28 माइनस करेंगे तो उसका जो उसकी कोर की जो वैल्यू है वो +1 आएगी। अब इसकी जो कोर की वैल्यू है वो +1 है, जो कि कम है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू ऑफ कोर, यानी कि इसके ऊपर कम अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रही है न्यूक्लियस की तरफ से। सो इसके लिए हमें कम फोर्स अप्लाई हो रही है, सो इस वजह से हमें यहाँ पे कम ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ताकि फोर्स रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी गैप की वैल्यू कम रिक्वायर्ड होगी, जिसकी मदद से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड में ले जाके फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो बेस्ड अपॉन दिस हम लोग जो डिस्कस रीजन थी उसकी मदद से भी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को आपस में कंपेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, हम लोग सेमी कंडक्टर को दूसरे सेमी कंडक्टर के साथ भी कंपेयर करवा सकते हैं। नाउ मोस्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 4 है। जैसे यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 है, और यहाँ पे भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 4 है। ये सिलिकॉन है, ये आपके पास जर्मीनियम है, और इसके 32 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल स्टेट के अंदर, और इसके 14 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल स्टेट के अंदर। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो ये जो सिलिकॉन एटम के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स की तादाद जो है वो 3 है। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेल्स की तादाद कितनी है, 4 है। इस शेल की जो एनर्जी है वो कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी और ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दीज शेल्स, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन ये जो वाला शेल के अंदर पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है एज कम्पेयर टू दिस एंड एज कम्पेयर टू दिस। अगर हम लोग सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्कस करें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये वाला एनर्जी कम है लेकिन ज़्यादा टाइटली बाउंड है, ये वाला एनर्जी ज़्यादा है लेकिन लेस टाइटली बाउंड है एज कम्पेयर टू दिस। ये एनर्जी और ज़्यादा है लेकिन और ज़्यादा लेस टाइटली बाउंड है एज कम्पेयर टू दीज टू शेल्स। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी और भी ज़्यादा है, और इसके अंदर और ये लेस टाइटली बाउंड है एज कम्पेयर टू दीज शेल्स। सो यहाँ पे आपके पास थर्ड शेल बन रहा है और यहाँ पे इसके पास फोर्थ शेल बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ थर्ड शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है चाहे सेम है, लेकिन और इनकी कोर भी आपके पास सामने सेम है, लेकिन यहाँ पे थर्ड शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 4 है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो कम है एज कम्पेयर टू दोज इलेक्ट्रॉन विच आर इन द फोर्थ शेल। सो फोर्थ शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को इसकी विसिनिटी से बाहर निकालने के लिए हमें कंपैरेटिवली कम फोर्स लगानी पड़ेगी, कम गैप एनर्जी देना पड़ेगी एज कम्पेयर टू दोज इलेक्ट्रॉन विच आर इन द थर्ड शेल। सो इस वजह से यहाँ पे हमें गैप एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगी, यहाँ पे हमें गैप एनर्जी कम प्रोवाइड करना पड़ेगी, ताकि हम लोग उसको वैलेंस शेल में लेके जा सकें, सॉरी, कंडक्शन बैंड में ले जा सकें। यही जो प्रॉपर्टी है, अब इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज। इसका मतलब ये जो सेमीकंडक्टर है वो अच्छा सेमीकंडक्टर है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, लेकिन ये डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, यहाँ पे हमें एनर्जी कम प्रोवाइड करना पड़ेगी कंपैरेटिवली। अब यही जो प्रॉपर्टी है, ये जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन हैं वो एटम के साथ बाउंड रहते हैं उन इलाकों के अंदर जहाँ पे जो नेचुरली टेम्परेचर है वो हाई होता है,
जबकि जर्मेनियम के बेस्ड डिवाइसेस अगर हम लोग उन इलाकों में इस्तेमाल करें जहाँ पे टेम्परेचर नेचुरली जो हाई रहता है, तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी कंडक्शन शुरू कर देते हैं। ठीक है? क्योंकि इनको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू दीज़। सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे हम लोग जर्मेनियम डिवाइसेज़ को यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमारे पास हॉट एरियाज़ हैं इन द वर्ल्ड वहाँ पे हम लोग वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं जो कि सिलिकॉन बेस्ड होती हैं। सो ताकि हम लोग टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से वो रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर कंडक्शन स्टार्ट कर देंगे तो आपकी डिवाइसेज़ या एप्लायंसेस जो हैं वो शॉर्ट सर्किटिंग बड़ी-बड़ी होना शुरू हो जाएँगी। सो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम लोग जो सिलिकॉन है उसको नॉर्मली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर कंडक्शन स्टार्ट नहीं करता, जबकि जर्मेनियम जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। सो दीज़ आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर एटम्स। सो होपफुली आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर समझ आ गई होंगी चीज़ें। अगर कोई मसला हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग को लास्ट टाइम लेक्चर मैंने डिलीवर किया, कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। सो आई विल अज्यूम कि आप लोग या तो लेक्चर सुन नहीं रहे, या फिर जो है आप लोगों को समझ नहीं आ रही, या फिर आप लोग पूछना नहीं चाहते। सो आई विल मेक श्योर इन द पेपर कि मेरे पास आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही हो, जिनका आपको आंसर खुद से ढूंढना होगा। सो मैं आपको रट्टे वाले क्वेश्चंस नहीं दूंगा। सो आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट बन सकें। मैं रट्टा वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं दूंगा। सो मेक श्योर कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकें। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं।